स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंदिस्त कहानी का दूसरा भाग। जिन्होंने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना तो सुन लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी की शुरुआत कहां से हुई है और कहानी में क्या चल रहा है। पहला पार्ट हमारे चैनल पर डला हुआ है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचित करने वाली और रहस्य से भरी हुई है। कहानी में जगह जगह नए नए मोड़ है जो आपको रोमांचित करेंगे। अभी तक हमने सुना था कि अभय उस जंगल से भागते हुए मंदिर तक पहुंच जाता है और वहीं उसकी मुलाकात नालिनी से होती है। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। ज्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं कहानी के दूसरे पार्ट की ओर। तो तुम मनोहर चाचा के पोते हो। तुम्हारे दादाजी के बारे में सुनकर दुख हुआ। वे एक अच्छे व्यक्ति थे। तुम्हारी दादी भी बहुत स्वाभिमानी औरत थी। कुर्सी पर बैठे सदाशिव नाइक ने सामने बैठे अभय से कहा। सुबह के 7 बजे थे। रमा चाची का पति महादू बगल में बैठा था। दादाजी बताते थे गांव के बारे में, यहां के लोगों के बारे में। अभय बात तो कर रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। रात की घटना अभी तक उसके दिमाग से निकली नहीं थी। शायद ही आप मेरी बात पर विश्वास करें, पर जो मैं कह रहा हूं वो सच में हुआ है। वास्तव में मुझे भी विश्वास करना कठिन लगता है, पर कमरे में सन्नाटा छा गया। पर वह ज्यादा देर तक रहा नहीं। नालिनी की मां राधाबाई चाय लेकर आई। महादू ने चाय का कप उठाते हुए कहा, अगर यह बात तुमने 2 महीनों पहले बताई होती तो शायद हम इस पर विश्वास नहीं करते। उसने सदाशिव की ओर देखा और रुक गया। सदाशिव द्वारा हां में सिर हिलाने के बाद महादू आगे बोलने लगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। कुछ दिनों पहले की बात है। गांव का साहूकार धनराज पाटिल एक दिन अचानक से गायब हो गया। उस घटना के कुछ दिनों बाद मछुआरों के गोविंदा के साथ जो घटना हुई, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। महादू चुप हो गया। उसे चुप देखकर सदाशिवराव ने कहा, हम जानते हैं कि तुम जो कह रहे हो वह सच है, लेकिन हम असहाय हैं। गांव वाले असहाय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां भी वही होगा जो बहुत पहले नदी के उस पार हुआ था, विनाश। सदाशिवराव ने इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा और विषय मोड़ते हुए कहने लगे, तुम कह रहे थे कि दादाजी चले गए हैं, लेकिन तुमने आने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। दादाजी चाहते थे कि उनके बाद उनकी अस्थियों को गांव में विसर्जित किया जाए। उसे अचानक से कुछ याद आया। दादाजी की अस्थियां, वो वहां नहीं थी। लगातार चलते घटनाओं के चलते उसे यह सोचने का भी समय नहीं मिला कि वह वहां क्यों आया था। अस्थियां वहां नहीं थीं तो कहां थीं? उसकी आंखें चमक उठीं। उसका दिल अनायास ही धड़कने लगा। वह उन्हें वहीं छोड़ आया था, वहीं जंगल में, वहीं उस जगह, उस झोंपड़ी में। वह अस्थियों को भूल गया था। अब उसे वापस जाना पड़ेगा, यह बात तय थी। मैं दादाजी की अस्थियां लेकर आया तो था। अभय के शब्द लड़खड़ा रहे थे। आवाज में बदलाव महसूस हो रहा था। लेकिन कल रात मैं उन्हें उसी जगह पर भूल गया। इस सब बातों में उसने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसने दादाजी को देखा था। तुम चिंता मत करो, दिन में जंगल में घबराने की कोई बात नहीं। किसी को अपने साथ ले जाओ, राधाबाई ने कहा। कोई क्यों? मैं ही जाता हूं ना। चलो हम वहां जाकर आते हैं। तब तक कुछ खाना बना लो, क्योंकि मैं कुछ खाए बिना नहीं रह सकता। सदाशिवराव ने राधाबाई की ओर मुस्कुराते हुए चिढ़ाने वाले स्वर में कहा, हां बनाती हूं। राधाबाई ने रसोई की ओर रुख किया। सदाशिवराव कुर्सी से उठ गए। सेब खाने के बाद अभय को भी थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसकी थकान कुछ हद तक कम हो गई थी। उसका इरादा था कि आए तो कुछ दिन रुकें, लेकिन इसमें संदेह था कि वह आज शाम तक भी रुकेगा। वे तीनों सड़क पर आ गए। महादू ने अलविदा कहा और घर की ओर मुड़ गया। अभय और सदाशिवराव विपरीत दिशा में पूर्व की ओर चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर गांव का स्कूल आया। स्कूल नया नहीं था, लेकिन पेंटिंग के काम की वजह से नया लग रहा था। विद्यालय लगभग 1-2 एकड़ में बनाया था, जिसके चारों ओर 6 फुट ऊंची दीवार बनाई थी। यहां हमारा तन्मय पढ़ता है। अब उसकी 10वीं कक्षा का आखिरी साल है। नालिनी ने भी यहीं पढ़ाई की। 10वीं के बाद 2 साल तक पड़ोस के गांव में पढ़ाई की, लेकिन हमने उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं भेजा।
अभय मंदिर में मिली खूबसूरत युवती याद आ गई। वही थी जो उसे घर ले आई थी। गांव शिक्षा से वंचित था। गांव में एक ही स्कूल था जहां 10वीं तक की कक्षा थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था। अभय के पिता उनमें से थे जो बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते। उनके दादाजी ने उनका पढ़ाई के लिए समर्थन किया, इसीलिए वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और शहर में बस गए। तुम्हारे पापा और मैं एक साथ ही पढ़ते थे, फिर तुम्हारे पापा शहर चले गए, लेकिन मैंने यहीं रहने का फैसला किया। चलते चलते वे गांव के मध्य में मुख्य स्थान पर पहुंच गए। चारों तरफ 4-5 छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं। हालांकि बीच का इलाका बिल्कुल खाली था, फिर भी वहां बनी 10-12 फीट की एक व्यक्ति की मूर्ति ध्यान खींच रही थी। नीचे बड़े अक्षरों में मधुकर पाटिल नाम छपा था। सड़क के किनारे 2 घोड़ा गाड़ी एक के बाद एक खड़ी थी। तांगे के मालिक नीचे खड़े बातें कर रहे थे। शहर से आए युवक के साथ घटती घटना हवा की तरह सारे गांव में फैल गई थी। वो दोनों उनके पास जाकर रुक गए। जंगल में जाना था भीकू, चलो, सदाशिवराव ने उनमें से एक से कहा। आज सुबह सुबह? क्या सदाभाऊ, क्या बात है? हाँ चलो, तो मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। ठीक है, चलो आता हूं इन्हें छोड़कर, भिकू ने अपने साथी से कहा। उसने एक नजर सदाशिवराव पर और दूसरी अभय पर डाली और आगे चढ़कर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। उसके साथ ही दोनों पीछे की ओर बैठ गए। वहां 4-5 लोग आराम से बैठ सके इतनी जगह थी। जैसे ही उसने घोड़े को अपनी एड़ी दी, गाड़ी जंगल की ओर दौड़ने लगी। रास्ते में स्कूल दिखा। सदाशिवराव का घर पीछे छूट गया, फिर मंदिर पीछे छूट गया। रात को भौंकने वाले कुत्ते अभी भी वहीं बंधे थे। फिर वह बोर्ड, सामंतगढ़ आपका स्वागत करता है, और जंगल का हिस्सा शुरू हो गया। रात में डरावना दिखने वाला जंगल अब सामान्य लग रहा था। क्या वो यही जंगल था? अब उस जंगल में कोई डर नहीं लग रहा था। यह बताना कठिन था कि यह दिन के उजाले के कारण था या किसी के साथ होने के कारण। हर तरफ हरा भरा जंगल और सभी पेड़ों की ठंडी छाया और विभिन्न रंगों की तितलियों से जंगल भरा हुआ था। सदाभाऊ, मेहमान कौन है? हमारा भी परिचय करवा दीजिए, भीखू ने अभय की ओर देखते हुए कहा। ओ, ये अभय कल रात शहर से आया। सदाशिवराव ने संक्षेप में सारी हकीकत बता दी। मतलब रात को जो हुआ वो... भिक्कू ने आगे कुछ नहीं कहा, वह तुरंत समझ गया। तांगा आगे आगे चल रहा था। अभय को याद नहीं आ रहा था कि वो रात को कहां था, क्योंकि रात का जंगल दिन के जंगल से बहुत अलग था। क्या तुम्हें ठीक ठीक याद है कि कहां? सदाशिवराव, अंधेरा था इसलिए ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन अभय बारीकी से जंगल देख रहा था कि कुछ याद आ जाए। लेकिन रात का जंगल बहुत अलग था। वो डरावनी, सिराह देने वाली आवाजें, वो खामोशी, वह बुढ़िया, वहां कुछ भी नहीं था। इतने में उसे एक बदबू आई। उसने वह गंध तुरंत पहचान ली। वो रात में आई लाश के सड़ने की गंध थी। उसने भीखू को गति धीमी करने को कहा। वह देखने लगा कि कहीं कोई संकेत मिल जाए, नहीं तो पूरा जंगल एक जैसा ही लग रहा था। कुछ तो होगा। ऐसा लगा मानो उसकी छठी इंद्रिय जागृत हो गई हो, और अचानक उसे दिखाई दिया शर्ट का एक फटा हुआ टुकड़ा जो एक कांटेदार पेड़ से चिपका था। रुकनास, उसने जोर से कहा। तांगा रुक गया। वह उस टुकड़े के पास पहुंचा। फिर उसने भीखू और सदाशिवराव के साथ सामने वाले कच्चे रास्ते पर प्रवेश किया। यह जंगल की एक पुरानी सड़क थी जो काफी समय से बंद थी। साधारण 150 कदम पर ही किसी जंगली जानवर की सड़ी हुई लाश दिखी, जिसकी दुर्गंध पूरे इलाके में फैल गई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि यही सड़क थी? पीछे से सदाशिव की आवाज आई। सदाशिवराव और भीखू मुंह पर रुमाल ढके पीछे से आ रहे थे। वे ज्यादा देर तक वहां नहीं रुके। हां, मैं यहीं कहीं आया था, पर कहां मुझे ठीक से याद नहीं। और वे सब उस स्थान पर पहुंचे जहां सामने एक धूल में सनी बैग पड़ी हुई थी। लेकिन वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, जली हुई लकड़ी का कोई अवशेष नहीं था, मानव हड्डियों का ढेर नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहां केवल कोई पूर्णतः सूखा पर्णविरहित वृक्ष का तना था। उसकी बैग वहीं पास ही पड़ी थी। यह संभव नहीं था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसके शरीर ने वह महसूस किया था। तो अगर यह सच है तो अब वहां झोपड़ी क्यों नहीं? सारी चीजें कहां चली गईं? तो क्या वह भ्रमित था? उसने बैग उठाया। अंदर जांच की गई। उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं। कुछ तो होगा।
जो यकीन दे कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। कुछ तो होगा। अरे काका, वह झोपड़ी रात को यहीं थी। मानव शरीर में वह डरावनी बुढ़िया, सब यहीं था। सदाशिवराव उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे और उनकी आंखें उसके द्वारा कही गई सभी बातों को खोज रही थीं। लेकिन उन्हें वहां कुछ भी न देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही पहले भी सुना था मछुआरों के गोविंदा से, जो 1 महीने पहले ही उस शाम मछली पकड़ने गया था। यहां कुछ तो होना ही चाहिए, अभय कह ही रहा था, जो अचानक उसकी नजर एक पेड़ के तने पर पड़ी और वह देखता ही रह गया। जो सामने था वह उसकी बात साबित करने के लिए काफी था। सामने तने पर एक आकृति खुदी हुई थी, जो उसने उसे देखी थी कल रात उसी जगह। वो बूढ़ी औरत अपने नाखूनों से बना रही थी, कुछ बुदबुदा रही थी, वही सटीक आकार। लेकिन वह आकार इंसानी नहीं था। गुड़िया की तरह अजीब, आंखों की जगह 2 बारीक बिंदु, मुंह की जगह एक घुमावदार रेखा और उसमें कांटे की तरह खुदे हुए 2 दांत, हाथ और पैर मुड़े हुए विकृत, जो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। चाचा, वह उस झोपड़ी में यही बना रही थी, अभय चिल्लाया। सदाशिवराव और भीखू ने गुड़िया की ओर देखा और वे चौंक गए। चूंकि यहां रुकने का कोई मतलब नहीं था, सदाशिवराव ने वहां से निकलना ही ठीक समझा और चलने का इशारा किया। अब वे तेजी से जा रहे थे। भीखू और अभय ने उनके पीछे जाने लगे। अब वहां से निकलना सुविधाजनक था। वे घोड़ा गाड़ी के पास आए। सदाशिवराव और फिर अभय उसमें बैठे और भीखू ने गाड़ी घुमाई। घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाया और भागने लगा। जल्द ही वे सदाशिवराव के घर के सामने आ गए। भीखू ने तांगा रोक दिया। वे दोनों नीचे उतरे और सदाशिवराव पैसे निकालने लगे। अरे काका, आप क्यों पैसे दे रहे हो? मैं देता हूं न... कोई बात नहीं बेटा, रहने दो। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? अभय ने जबरन उन्हें रोकते हुए भीखू के हाथ में 10-10 के 2 कोरे नोट रख दिए। पैसे मिलते ही भीखू वापस गांव चल पड़ा। अभय ने घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। राधाबाई उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी। हमेशा की तरह सदाशिवराव ने आंगन में रखे पानी से अपने हाथ पैर धोए। अभय ने उन्हें दोहराया, काका, यहां ढाबा कहां है? ढाबा क्यों? मैंने खाना बनाया है ना। राधाबाई ने अभय के सवाल पर कहा, नहीं चाची, आप क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी आपने सुबह से मेरी बहुत मदद की है। मदद कैसी? वह हमारा कर्तव्य था, और तुम कोई अजनबी थोड़ी ना हो। तुम मनोहर काका के पोते हो। बचपन में मैं ज्यादातर समय वहीं रहता था। सदाशिवराव थोड़ा हंसे। 3-4 घंटे पहले मुलाकात हुए परिवार ने उसे नएपन का एहसास तक नहीं होने दिया। अनजाने में अब गांव से लगाव हो रहा था। वे सभी भोजन कक्ष में गए। राधाबाई भोजन लेकर आई और सभी को भोजन परोसा। तन्मय जोर से पुकार लगाई, हां, मान आया। सीढ़ियों के ऊपर से भागने की आवाज आई। उनके आने से पहले ही वह जाग गया था। उसके स्कूल जाने का समय हो चुका था। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी नजर सामने बैठे अभय पर पड़ी। यह कौन है? अरे ये अभय है, तेरे स्कूल के रास्ते में वो पुराना खाली मकान है ना, ये उन्हीं मुजुमदार चाचा का पोता है, राधाबाई ने खाना परोसते हुए कहा। अच्छा। उन्होंने बातचीत खत्म की। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। असल में उसे पता ही नहीं था कि रात को क्या हुआ था। खाना खाते समय वह बीच बीच में अभय की ओर ताड़ता, लेकिन अभय की नजरें तो किसी को ही तलाश रही थीं। संजोग से सदाशिवराव ने उसके मन का प्रश्न पूछा लिया, नालिनी दिखाई नहीं दे रही है कहीं? वो स्वराली के घर गई है, कौन जानता है कब लौटेगी, राधाबाई ने कहा। बातें करते करते उन्होंने अपना भोजन समाप्त कर लिया। भोजन करते करते उन्होंने कुछ बातें शहर के बारे में तो कुछ बातें गांव के बारे में की। तब तक तन्मय अपना खाना खा चुका था और अपने कमरे से अपना स्कूल बैग ले आया था। पापा, मैं अब स्कूल जा रहा हूं। अरे जा ही रहे हो तो अभय को स्कूल के पास वाला बंद पुराना घर दिखा देना, मैं उसे दिखाना भूल गया था, सदाशिवराव ने तन्मय से कहा। तन्मय के यहां में सिर हिलाते ही अभय अपना बैग उठाया। चलिए काका, चलता हूं, कहकर अभय तन्मय के साथ चलने लगा। नालिनी, मुझे दिन ब दिन डर लगने लगा है, बगल में बैठी स्वराली ने कहा। वो दोनों बचपन की सहेलियां थीं। वे दोनों स्वराली के घर के सामने आंगन में आम के पेड़ की घनी छाया के नीचे एक बेंच पर बैठे थे। नालिनी को कुछ न कहते देख स्वराली ने आगे कहा, दिन का उजाला खत्म होते ही
अंधेरा अनचाहा हो जाता, मानो जैसे अंधेरा निगलने की कोशिश करता हो। मुझे रात में घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है कि कोई अंधेरे में छुप कर देख रहा है। कौन होगी वो? हाँ ना, बचपन से परिचित जंगल अब अपरिचित लगने लगा है। हर घटना की कुछ वजह होती है, तो इसकी भी होगी, नालिनी बोलने लगी। पर क्या, क्यों? लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, स्वराली ने कहा। हम सच में कुछ कर नहीं सकते। नालिनी ने फिर वही बात दोहराई, लेकिन इस बात के पीछे कुछ उत्सुकता, कुतूहल था। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब वही है जो तुम सोच रही हो। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर कोई नहीं दे सकता, उनका उत्तर अतीत के पास होता है। तुम भूल तो नहीं गई कि हम अतीत में नहीं जा सकते? जाने की कोई जरूरत नहीं है। स्वराली प्रश्नार्थक निगाहों से उसकी बात सुन रही थी। देखना, हम अतीत में तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारे वर्तमान में बहुत सी चीजें हैं जो अतीत से जुड़ी हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसी घटनाएं बहुत समय पहले हुई थीं। तब किसी को कुछ तो पता होना चाहिए। किसी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तो छोड़ा होगा। तुम सही हो भी गई तो यह उतना आसान नहीं है। उसका प्रश्न सुनकर नालिनी सोचने लगी। वे दोनों शांत हो गए। देखो नालिनी, हम गांव में हर किसी से नहीं पूछ सकते। गांव में कई घर हैं, इतने सारे लोगों का घर ढूंढने का मतलब। स्वराली जो कह रही थी वो एक मायने में सही था। सवाल यह था कि शुरुआत कहां से करें, और अगर ये बात माँ पापा को पता चली तो उनका गुस्सा अलग होगा कि उनकी बेटी गांव में घूम घूम कर सबके घरों में छानबीन कर रही है। इसलिए वह विचार उसने वहीं छोड़ दिया। नालिनी ने उठते हुए कहा, चलो अब मैं घर जाती हूं, माँ पापा खाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, शाम को आना, कुछ गुलाब की मालाएं बनानी है। स्वराली हाँ कहकर नलिनी घर की ओर मुड़ गई। अभय तन्मय के साथ चल रहा था। तभी अभय का फोन बजा। उसने कॉल उठाया। मां कॉल पर बात कर रही थी। अभय, क्या तुम सामंतागढ़ पहुंच गए? कॉल नहीं की? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मां सवाल पे सवाल पूछ रही थी। अरे हाँ मां, मुझे बात तो करने दो। मैं पहुंच गया हूं, चिंता मत करो, मैं छोटा थोड़ी ना हूं। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं मां, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। उसने साफ झूठ बोला। अपना ख्याल रखना, और वापस कब आओगे? अभय को अपनी मां से ऐसे हड़बड़ाहट से बात करते देख तन्मय मुस्कुरा दिया। हां, मैं शाम तक आ जाऊंगा, चिंता मत करो, बाय, उसने कहा और कॉल खत्म कर दी। तुम हंस रहे हो? क्या तुम इतने बड़े होकर भी मां से इतना डरते हो? हां, तो तुम नहीं डरते क्या? अभय के बात से तन्मय चुप हो गया, क्योंकि वह भी राधाबाई की डांट से डरता था। बात करते करते वे स्कूल से थोड़ा आगे आ गए थे। तन्मय एक जगह से बाईं ओर मुड़ गया। वहां एक छोटा रास्ता था और वह उस पर चल पड़ा। तो तन्मय, तुम कौन सी कक्षा में हो? सदाशिवराव ने अभय को बताया था कि तन्मय 10वीं कक्षा में है, लेकिन उसने जानबूझकर उसे थोड़ा जानने के लिए यह सवाल पूछा था। 10वीं? खैर, फिर आगे क्या करना है? फिर पड़ोस के गांव से 12वीं, फिर आगे की पढ़ाई। शहर में तो मजे ही मजे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, गाड़ियां। तन्मय अब बात करने में दिलचस्पी ले रहा था। सूरज की तीव्रता बढ़ने से सड़क अब गर्म हुई थी। हां, तो कभी शहर आओगे तो मिलना जरूर। वे दोनों अब पुराने मकान के सामने आ गए। तुम्हारी शर्ट इस तरह क्यों फटी हुई है? अभय ने भांप लिया कि तन्मय को रात की घटना के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं, पेड़ पर अटक कर फट गई थी। उसे अपनी शर्ट बदलने का समय नहीं ही मिला। यह है तुम्हारा घर है, मुजुमदार का घर। सामने एक पुराना बंगला था। दरवाजे पर एक ताला लगा था जिसमें जंग लगी थी। उसने चारों ओर देखा। कुछ मजदूर खेतों में काम कर रहे थे। बाईं ओर उसी आकार का एक और घर था। घर के बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन साफ सफाई से इतना तय था कि वहां कोई रहता होगा। दूर एक पेड़ के नीचे कुछ लोग आराम कर रहे थे। अभय घर की ओर देख रहा था। उसके दादाजी ने अपना लगभग सारा जीवन उसी वास्तु में बिताया था। उसके पिता ने अपना बचपन यहीं गुजारा था। उसके दादी ने अपना पूरा जीवन इसी घर में बिताया था। लेकिन अब वह घर कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था। किसी अपने के आने की उम्मीद में इस घर में पिताजी, दादाजी की कितनी यादें होंगी। स्कूल की घंटी बजी। वह वहां तक सुनाई दिए। चलो, क्लास का समय हो गया है, मैं अभी जा रहा हूं। घर के पीछे एक कुआं है, और अगर कोई परेशानी हो तो तुम्हें हमारा घर मालूम ही है। अभय ने हां कहा।
लेकिन तन्मय उसके जवाब का इंतजार नहीं कर रहा था। वह तेजी से स्कूल की ओर निकल चुका था। उसे पता था कि अगर देर हुई तो सुंडे सर की लाठी खानी मिलेगी। अभय कुछ देर तक उसे जाते देखता रहा, फिर वह घर की ओर मुड़ गया। वह घर के पास से कुएं तक जा सकता था, लेकिन उसे घर के बारे में उत्सुकता थी। वह देखना चाहता था कि घर अंदर से कैसा दिखता है। वो भले ही थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, पर उस घर के अपनेपन को महसूस करना चाहता था। उसने पास का एक पत्थर उठाया और ताले पर दे मारा। वह जंग लगा पुराना ताला एक झटके में टूट गया। उसने टुकड़ा उतार कर एक तरफ फेंक दिया और धीरे धीरे कुंडी सरकाई। कुंडी के घिसने की आवाज आने लगी। जंग लगे कुंडी को एक तरफ धकेलने के लिए उसे कुछ ताकत लगानी पड़ी। दरवाजा खुला हुआ था। फिर धीरे से धक्का देते ही कर आवाज से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही कई दिनों की धूल की छींटें उस पर आ गिरी। वो धीरे से अंदर गया। घर की खिड़कियां खोलते अंदर का अंधेरा दूर हो गया। सभी कोने और खिड़कियां मकड़ी के जालों से भरी हुई थीं। पूरे घर में धूल की परत जमी हुई थी। दरवाजे के बगल में एक बिजली का बोर्ड लगा हुआ था, जिससे घर में सभी जगहों पर तार भेजे थे। उसने बटन दबाया, फिर मुस्कुराया। बिजली का कनेक्शन कब का बंद था। कमरे की लंबाई और चौड़ाई थोड़ी ज्यादा थी। वैसे तो वह एक पूरा बड़ा कमरा था, लेकिन कमरे के बीच में बनी आधी दीवार जगह को बांटती थी। इस तरफ 2 लकड़ी की कुर्सियां और एक मेज धूल में सनी पड़ी थीं। परिवहन के अभाव के चलते वह सामान वहीं पड़ा था, और वैसे भी पुरानी चीजें उनके किसी काम की नहीं थीं। दीवार के मध्य भाग के बगल में एक सीढ़ी थी जो ऊपरी कमरे की ओर जाती थी। उसने घर के पीछे का लकड़ी का मजबूत दरवाजा खोला। वह अब दरवाजा खुलते ही बचा कुचा अंधेरा गायब हो गया। वहां देखकर वह रसोई घर प्रतीत हो रहा था। वो वहां से 3 बड़ी सीढ़ियां उतरकर जमीन पर आ गया। अब वो घर के पिछले हिस्से में था। यह वहां का आखिरी घर था। उसके सामने दूर तक खेती की जमीन थी और फिर उत्तर की ओर का जंगल दिखाई पड़ रहा था। बाहर कोने में एक कुआं होने के कारण वहां काफी खुली जगह थी। सामने 2 ऊंचे नारियल के पेड़ और कुछ कांटेदार बबूल के पेड़ थे, जो अवैध रूप से उगे हुए थे, जिन पर परजीवी पौधों का आवरण था। बीच के जगह साधारण 22 फीट की पट्टी को छोड़कर बाकी जगह घास उगी हुई थी, और बिना घास वाली पट्टी बच्चों के लिए बैट बॉल खेलने की जगह होगी, यह उसने भांप लिया। वह उस मैदान से होते हुए कुएं के पास आया। बच्चों की सुरक्षा के लिए कुएं के ऊपर लोहे की सलाखें लगाई थीं। कुएं में बहुत सारा पानी था और उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक की थैलियां और हरी परत तैर रही थीं। बाकी पानी शांत था। अभय ने शांत पानी को देखा और आह भरी। वह थक चुका था और उसे कुछ आराम की जरूरत थी। तब फिर अपना बैग खोला, कपड़े थोड़े एक तरफ सरकाए और कलश निकाला, जिसमें दादाजी थे जो उसके साथ थे। रात को उन्होंने उसे बचा लिया था। उसने बैग नीचे रखी और लाल कपड़े से बंधे उस कलश मुंह छुड़ाकर कुएं में छोड़ दिया, जिसके बाद धीरे धीरे अस्थियां और अंत में कलश पानी में डूब गया। पानी के छप छप की आवाज आ रही थी। घड़ा धीरे धीरे पानी से भर गया और दिखाई देना बंद हो गया। आखिरकार वे दोनों एक साथ थे। उसकी आंखें भर आई। वह बहुत देर तक उस कुएं में देखता रहा। वह संतुष्ट था कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। सूरज अब सिर पर था। गर्मी महसूस हो रही थी, इसलिए आंखें चमक रही थीं। वह पीछे मुड़ा, अपना बैग उठाया और सीढ़ियां चढ़कर घर में दाखिल हुआ। घर में धूल के कारण आराम करने की कोई जगह नहीं थी। उसने अभी भी ऊपरी मंजिल नहीं देखी थी। उसे यकीन था कि ऊपर भी ऐसा ही एक कमरा होगा, लेकिन जिज्ञासावश वह सीढ़ियों की ओर मुड़ गया और ऊपर जाने लगा। वह ऊपर पहुंचा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वहां के जाले न छू जाए। उसने सोचा था ऊपर केवल एक ही कमरा होगा, लेकिन वास्तव में ऊपर दोनों तरफ 2 कमरे थे और बीच में एक खुला बरामदा था। सामने एक शीशे की खिड़की थी। शीशे से बस हल्की सी रोशनी आ रही थी। नीचे के कमरे की तरह इस जगह पर भी धूल थी। वह खिड़की के पास आया और खिड़की खोल दी। हालांकि दोनों कमरे उत्तर दक्षिण की ओर थे। बरामदे की खिड़की पूर्व की ओर थी। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। ऊंचाई से वह जगह अधिक साफ दिख रही थी। आसपास के हरे भरे खेत चकाचौंध थे। दूर बहती नदी तेज धूप में चमक रही थी। उसके पार जंगल और जंगल के बाद छोटे छोटे पहाड़ों समूह फैला हुआ था। गांव वाले जिसे विश्वनाथ पर्वत श्रृंखला कहते थे। दूर दिखाई दे रहा नदी का शांत पानी सुंदर था,
जैसा कि दादाजी कहा करते थे। गांव का माहौल था तो बढ़िया। उसने मन ही मन सोचा कि सुबह सूर्योदय के समय यह अवश्य ही देखने लायक दृश्य होगा। वह खिड़की से दूर हो गया और दाहिने कमरे की ओर मुड़कर जंग लगा। दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा खुलते ही बरामदे से रोशनी कमरे में आई। कमरे की भयानक शांति को तोड़ते हुए दरवाजा अंदर गया। उस रोशनी में उसने अंदर देखा। वहां एक लकड़ी का बेड था और दीवार के सहारे लकड़ी की एक कुर्सी खड़ी थी। धूल की बिछी हुई परत के अलावा वहां कुछ खास नहीं था। यहां भी दरवाजे के पास एक बिजली का बोर्ड था जो एक पतली तार से कमरे के बीच से जुड़ा हुआ था। अभय ने अपना मोबाइल निकाला। दोपहर के 12 बज चुके थे। मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला था। उनकी ट्रेन 3 घंटे बाद थी। उसने सोचा कि सवाल यह है कि बाकी समय में क्या किया जाए। वह मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से थक गया था, इसलिए उनका बाहर जाने का कोई विचार नहीं था और सदाशिवराव के घर वापस जाना ठीक नहीं समझा। उसका ध्यान अपने पहने हुए शर्ट पर गया। फटी हुई खराब शर्ट अभी भी उसके शरीर पर थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने बैग से एक अच्छी सी शर्ट निकाली और फटी हुई शर्ट निकालकर अपने शरीर पर डाल ली। फिर मुंह पर रूमाल बांध लिया और फटी हुई शर्ट से कुर्सी को पोंछा और फिर बैग रख दिया। बाद में बेड को पूरी तरह से साफ कर दिया। जब काम पूरा हो गया तो उसने तसल्ली से थैले से बोतल निकाली, 2-3 घूंट पानी पिया और बाहर बरामदे में आकर चेहरे पर पानी मारा और बोतल को वापस बैग में रख दी। उसने अपने बालों में हाथ घुमाया और थोड़ी देर पहले साफ किए गए बिस्तर पर बैठ गया और अपने सिरहाने पर बैग रखकर लेट गया और घर की छत की ओर देखने हुए रात की घटना को याद करने लगा। दादाजी आए, उसे जगाया, उसे बात की, डरो मत, तुम्हें अंत तक लड़ना है। अंत तक? ये अंत नहीं था। क्या दादाजी ने कुछ गलत कहा? क्या उसने गलत सुना था? वह सोचता सोचते कब उसकी आंखें बंद हो गईं और कब उसे नींद आ गई, उसे भी पता नहीं चला। नालिनी घर लौट आई। उसके हाथ में एक किताब थी जो वह थोड़ी देर पहले लाइब्रेरी से लाई थी। उसे वापस लौटने में काफी देर हो चुकी थी। पापा वहां कुर्सी लगाकर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने उसे देखकर कहा, क्या नालिनी, कितनी देर? अरे पापा, वो स्वराली आने ही नहीं दे रही थी। नालिनी ने सच झूठ बोलते हुए कहा। वह कह रही थी कि कुछ देर और रुको, लेकिन मैं ही थी जो उसे टाल कर आ गई। अरे हाँ, लेकिन कम से कम खाने के लिए तो जल्दी पहुंचा करो। हाँ पापा। इतना कहकर वह घर के अंदर चली, दौड़ी और डाइनिंग टेबल पर भी जाकर बैठ गई। टेबल से एक सेब उठाकर उसने मां सुन सके इतनी ऊंची आवाज में कहा, मां, वो लड़का कहां है? राधाबाई बर्तन धो रही थी। कौन सा लड़का? अरे वही जो सुबह मंदिर में था। अच्छा अभय, तुम्हारे पापा ने उसे तन्मय के साथ भेजा। बात करते करते राधाबाई साड़ी से हाथ पोंछते हुए कमरे में आ गई। कहां? कह रहा था कि उसे अपने दादा की अस्थियों को विसर्जित करना था। अस्थियां? सरोजनी नदी में। नदी में नहीं, कुएं में। ऐसा क्यों भला? अस्थियां तो नदी में डालते हैं ना। हां, लेकिन उसके दादा की भोली मान्यता और क्या। एक बार कोई चला गया तो हमेशा के लिए चला जाता है। तुम्हारे पिता ने तन्मय को मुजुमदार के घर ले जाने को कहा था। नलिनी ने खाना जारी रखा। भोजन के बाद वह अपने कमरे में चली गई। कमरा अस्त व्यस्त था। उसने कमरे को साफ किया और स्कूल की लाइब्रेरी से लाई किताब उठाई। वह अगले 2 घंटे तक पढ़ती रही। बाद में वह नीचे आकर मां की काम में मदद करने लगी। उस समय बाबा खेत पर गए हुए थे। अगले कुछ घंटे ऐसे ही बीते जब 4:30 की घंटी बजी और उसे स्वराली के यहां जाने की याद आई। काम जल्दी पूरा करके उसने अपने सैंडल पहने और अपनी मां को आवाज दी, मां, मैं स्वराली के घर जा रही हूं। वह मां के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही चलने लगी। क्यों? मां ने पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यह लड़की कभी भी घर में नहीं टिकती, राधाबाई ने खुद से ही बोल पड़ी। बेशक उस समय तक नालिनी जा चुकी थी। जब वह स्वराली के घर पहुंची तो बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह घर जाने वाली थी, उसे सुबह वाले युवक की याद आई और वह आगे बढ़ गई। उसे जानना था कि शहर का नया युवक क्या कर रहा होगा। स्वराली के घर जाने की बजाय वह बीच के रास्ते चलकर मुजुमदार के बंगले के सामने पहुंच गई। बंगले का दरवाजा खुला था, इसलिए उसने घर के चारों ओर देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि अभय बाहर नहीं है, वह दरवाजे पर आई।
वह थोड़ी देर वहीं खड़ी रही और कुछ देर तक देखती रही। अभय, उसने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फर्श पर किसी के कदमों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सामने का दरवाजा खुला था। वह कमरे में आई। पैरों के निशान कमरे में 2-3 बार चक्कर लगाते और फिर सीढ़ियों से ऊपर जाते दिखे। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभय! उसने दोबारा पुकारा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। वह खुले दरवाजे के पास आई। अंदर झांक कर देखा तो सामने बिस्तर पर वो आराम से सो रहा था। उसके चेहरे में चमक थी। उसे उस युवक की याद आई जिसे उसने सुबह देखा था। वह अब वैसा नहीं दिख रहा था। उनका चेहरा अब आकर्षक और चमकदार लगने लगा था। उसके शरीर पर अब फटे हुए कपड़े नहीं थे। वह काफी देर तक अभय को ताड़ती रही। उसके मन में यह सवाल चल रहा था कि उसे जगाएं या नहीं। उसने अपने हाथ से दरवाजा खटखटाया, लेकिन गहरी नींद में सो रहे अभय को जगाने के लिए वह आवाज काफी नहीं थी। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार जोर से। उस आवाज से अभय जाग गया और नालिनी को अपने सामने खड़ा देखकर चौंक गया। तुम यहां? नींद तो खराब नहीं ना कि मैंने तुम्हारी? नहीं नहीं, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। सोचा मेहमान हमें भूल गए होंगे, नालिनी ने मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम ही तो सुबह सबसे पहले मुझसे मिली थी, और उसके बाद तुमने जो मदद की, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कैसा लगा गांव? गांव बढ़िया। यहां की हवा, यहां का वातावरण, यहां के लोग सभी बढ़िया हैं। लोग तुम्हारे माता पिता, महादू चाचा, भीखू, तन्मय और वह इंतजार कर रही थी कि अभय आगे क्या कहेगा। और हां, मैं बस इन्हीं से तो मिला। वैसे हमारा गांव बहुत सुंदर है। तो तुम कब वापस जा रहे हो? आज 3 बजे की ट्रेन से वापस जा रहा हूं। 3? नलिनी की ऊपर उठी नजरें और आश्चर्य के भाव देखकर उसे तुरंत कुछ याद आया। उसने हाथ उठाया और समय देखा। 5:15 हो रहे थे। शिट! उसने झट से बैग को छुआ और अगले ही पल उसे छोड़ दिया। उसकी ट्रेन कब की स्टेशन छोड़ चुकी थी। वह इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि अगर उसे नालिनी ने जगाया ना होता तो न जाने कितनी देर और सोता। लगभग 6 बजने वाले हैं, नालिनी ने कहा। मुझे पता ही नहीं लगा कि अचानक कैसे नींद आ गई। अब आगे कोई ट्रेन नहीं थी। तुम ऐसा करो, आज यहीं गांव में रुक जाओ, फिर कल जाना चाहे तो, उसने उसे दिलासा देते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, यहां गांव में कमरे कहां मिलेंगे? उसने रात के लिए किसी कमरे में रहने का फैसला किया, क्योंकि वो रात अकेले में उस घर में नहीं बिता सकता था। यहां किराए के कमरे नहीं मिलते। गांव में भला कौन रहने आता है? लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो, मेरी एक दोस्त है जिसके घर में एक अतिरिक्त कमरा है, तो कम से कम आज रात तुम चाहो तो वहां रुक सकते हो और वहां खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। ऐसा करो और तुरंत चलो। मैं तुम्हें घर दिखाती हूं, फिर मुझे देर हो गई तो पिताजी चिल्लाएंगे। उसने तुरंत अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। उसने सोचा कि वह अभय को नहीं बताना चाहिए था। नालिनी ने मुस्कुरा दिया। अभय ने हां कहकर बैग उठाया, घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और दोनों बीच के रास्ते से स्वराली के घर के आंगन में पहुंच गए। नारायण चाचा बाहर गमले में लगे पौधों को पानी दे रहे थे। उनका दोनों की तरफ तब तक ध्यान नहीं गया जब तक नालिनी ने उन्हें आवाज नहीं दी। काका! अचानक आवाज सुनकर नारायण राव ने आगे देखा। नलिनी और उसके साथ एक युवक खड़ा था। नालिनी! उन्होंने पहले नलिनी की ओर देखा और फिर अभय की ओर देखा और कहा, क्या बात है? काका, ये अभय। नारायण राणे ने अभय को प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। मनोहर मुजुमदार का पोता, मनोहर चाचा। उन्हें तुरंत याद आया तो उन्होंने कहा, ओह, तुम मनोहर चाचा के पोते हैं। कितने बड़े हो गए हो? तुम्हारे दादाजी और पिता कैसे हैं? काका रात को जंगल से आया था। नारायण राव को रात की घटना की जानकारी थी। काका, पापा ठीक हैं और दादाजी? अभय काफी देर से बातें करता रहा। उसने अपने आने का कारण बताया। काका, आपके 2 कमरे खाली हैं, तो क्या आप आज उसे एक कमरे में रुकने दे सकते हो क्या? दे सकते हो क्या? मतलब इसमें क्या पूछना है? मैं स्वर आली से अभी एक कमरा साफ करने के लिए कहता हूं, तुम चिंता मत करो। धन्यवाद अंकल, अभय ने कहा। तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। दरअसल बचपन में हम सभी गेंद खेलने के लिए उनके यहां रुकते थे।
अपने दादाजी की प्रशंसा सुनकर अभय के मन में अपने दादाजी के प्रति सम्मान बढ़ गया। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं। तो वे घर की ओर मुड़ गए। काका मैं निकलती हूं, दिन ढलने को है, नालिनी ने ऊपर देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन अपनी सहेली से नहीं मिलना क्या? नारायण राव ने कहा। नहीं, उसे बताना कि मैं कल आऊंगी। वह सूरज की ओर देख रही थी। सूरज अभी भी आसमान में टिका था। डरने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि जल्दी घर जाना ही बेहतर होगा। नारायण राव ने उससे आग्रह नहीं किया, क्योंकि गांव वाले शाम के बाद बाहर निकलना बंद कर देते थे। मुस्कुराकर नालिनी घर चल पड़ी। अंदर आ जाओ। हां, अभय उनके पीछे अंदर चला गया। अंदर सभी कमरे गोलाकार तरीके से एक दूसरे के बगल में बने हुए थे। कम से कम 6 या 7 कमरे होंगे। मध्य से सूर्य का प्रकाश फर्श पर गिरता, जहां नालिनी की ही उम्र की एक युवती लाल रंग के कपड़े पहने नीचे फर्श पर सूखे पापड़ बीन रही थी। स्वराली, उन पापड़ को छोड़ दो, जल्दी से एक खाली कमरे में झाड़ू लगाओ। क्यों? स्वराली ने ऊपर देखते हुए पूछा। नारायण राव ने स्वराली को अभय के बारे में जानकारी दी तो वो कमरे में झाड़ू लगाने चली गई। नारायण राणे ने कुर्सी अभय की ओर बढ़ा दी और दूसरी कुर्सी पर बैठ गए और कहा, आओ तब तक थोड़ी देर बात करते हैं। देखो, मैं पानी के लिए पूछना ही भूल गया। नहीं, पानी नहीं चाहिए। वह अभी भी उस जगह को ताड़ रहा था। बीच में खुली जगह पर कोई छत नहीं थी। बाकी सभी कमरों के सामने विभिन्न पौधों के गमलों रखे थे। गुलाब, मोगरा जैसे कुछ पौधे उसे ज्ञात थे। यहां डरने का कोई कारण नहीं है, नारायण राव ने उसे इतना परेशान देखकर कहा। तब तक स्वराली की मां चाय लेकर आई और उसे पहले ही आभास हुआ था कि कोई तो आया है। ये लो, चाय आ गई। नारायण राव ने और अभय ने ट्रे से चाय का कप उठाया। स्वराली ने कमरे की सफाई कर दी है। चाय पीने के बाद चाहे तो देख लेना, वह बोली। हां जरूर आंटी। उसने कप मुंह से लगा लिया। चाय पीने के बाद वह अंदर की जगह से होते हुए कमरे के पास पहुंचा। नारायण राव ने कमरा दिखाया और वे वापस चले गए। फिर वो अंदर आया। अंदर एक बेड था और उस पर एक बिस्तर बिछा हुआ था। कमरे में एक बिजली का बल्ब था, इसलिए पूरा कमरा उस बल्ब की रोशनी से जगमगा रहा था। उसने बैग सामने टेबल पर रख दिया। स्विच ऑफ मोबाइल जेब से निकाला। बैग से चार्जर निकालकर वहां लगे बोर्ड पर लगाया। 10:30 बज रहे थे। बाहर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। वह बिस्तर पर लेट गया और नालिनी के बारे में सोचने लगा कि अगर वह आज सुबह उससे नहीं मिली होती तो क्या होता। यह सच था कि शहर में ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। थोड़ी देर मोबाइल चार्ज करने के बाद वह उसी में लगा रहा, जब तक नारायण राणे ने डिनर के लिए नहीं बुलाया। फिर फोन दोबारा चार्ज को छोड़ डाइनिंग रूम में चला गया। बातें करते करते उसने अपना भोजन समाप्त कर लिया। तो अब तुम कुछ दिन रुकना नहीं चाहते? नारायण राव ने पूछा। वे दोनों फिर से कुर्सियों पर बैठे थे। बाहर अंधेरा था। सभी गांव वालों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया था। बाहर चांद निकलने लगा था। नहीं, मैं कल ही लौटने की सोच रहा हूं। अभय ने मन में कल 10 बजे की ट्रेन से जाने की तैयारी कर ली थी। इधर उधर की बातें करने के बाद वे दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। थकावट के कारण अभय की आंखों में मिट गई। धीरे धीरे पूरा गांव सो गया। दिन का साम्राज्य कब का खत्म हो चुका था। अब राज था अंधकार का, घना अंधकार। रात का भयानक सन्नाटा। रात के कीड़ों की आवाजों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लगभग 11 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन एक रोशनी तेजी से पूरब की तरफ नदी के ओर बढ़ रही थी। रात की ठंडी हवा चल रही थी। उसके शरीर पर काला वस्त्र लिपटा था। उसके हाथ में पकड़े लालटेन की रोशनी में सर के पीछे बंधे बालों की जटा उड़ रही थी। उसके कंधे पर एक कपड़े की थैली थी। उसके पैर तेजी से नदी की ओर बढ़ रहे थे। वह गांव के शमशान में पहुंचा। शमशान उसके लिए कोई नया नहीं था। उसने यहां कई रातें बैठकर काली शक्तियां हासिल की थीं। वह शमशान से होकर गुजरने वाली सड़क पर चलने लगा। पेड़ पर लटका हुआ झूला आगे पीछे ऐसे झूल रहा था मानो उस पर कोई बैठा हो, लेकिन उसे डर नहीं था। उसने सुरक्षा का इंतजाम पहले से कर लिया था। उसके हाथ में एक काले रंग की रस्सी थी जिसने उसे काले जादू से सुरक्षित कर दिया था। पत्तों की सरसराहट विचलित कर रही थी। वह आगे चलता रहा और नदी पर पहुंचा, जहां रेत में मछुआरों की नावें खड़ी थीं।
वह उनमें से एक के पास आया और लालटेन और थैली नाव में रखकर धीरे धीरे नाव पानी में धकेली। इधर उधर चांद की रोशनी के कारण छाए गहरे अंधेरे में पेड़ों की छाया के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों हाथों से नाव पानी में ढकेल कर वो पानी में उतरा। नदी के ठंडे पानी ने उसकी धोती को भिगो दिया, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह कोई योजना बनाकर आया है। वह नाव चलाने लगा। नाव धीरे धीरे दूसरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। वह शीघ्र ही दूसरे किनारे पर पहुंच गया। किनारे की रेत में नाव को घसीटा। आखिरकार नाव ही उसकी वापसी का रास्ता था। विशंभ उसका नाम, अंधेरी ताकतों का सेवक। दोस्तों, यह पार्ट यही समाप्त होता है। कौन है ये विशंभ? क्या यह कहानी का नया किरदार है या है ये कोई शैतान जो उस गांव में आया है? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी में और इंतजार करें हमारी इस कहानी के तीसरे पार्ट का। दोस्तों, अगले पार्ट का टारगेट मैंने फिर से 300 लाइक का रखा है। जैसे ही 300 लाइक कंप्लीट होंगे वैसे ही इस कहानी का तीसरा पार्ट आपको सुनने को मिलेगा। अगर यह पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हमारी कहानियों से जुड़े रहे। मिलते हैं हमारी इस कहानी के अगले पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।